दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है NSTSC टेस्ट सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, 21 मई को 7 बजे, शाम 7 बजे ये टेस्ट होना है और इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मिनट्स का टेस्ट होगा। उसके बिल्कुल बाद में आपको इस पेपर का एनालिसिस का वीडियो भी होगा, ठीक है। और जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा कमाल की चीज़ आई है, दैट इज़ आस्क अ डाउट। जी हाँ, जेईई नीट फाउंडेशन NTSC में आस्क अ डाउट वाला जो फीचर है वो भी एक्टिवेट हो गया है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाउट अपने ऐप में जाके पूछ सकते हैं और वहाँ पर होगा ये कि आपको अपना जो क्वेश्चन होगा वो अपलोड करना होगा और अपने जो आपके फेवरेट टीचर होंगे वो आपको उसका आंसर दे देंगे। कैसा है मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस तरह का ये होना है। यहाँ पर इस तरह का ये पेज है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आस्क का डाउट आएगा। यहाँ पर आपने क्लिक किया आपके मोबाइल में, तो उसके बाद में ये वाला पेज ये आपके सामने खुलेगा। आपको यहाँ पर पेपर टेक अ पिक्चर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से पिक्चर लेके क्रॉप करके आपको यहाँ अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, आपको फाउंडेशन 9-10 डाल देना है और आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा जो आपके टीचर हो गया। अगर लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान रखिए, इसके लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। अगर आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आपको वीडियो मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो दिस इज द अमेजिंग थिंग। जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए, देर मत कीजिए। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन का लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने न्यूटन्स के 2 लॉ देखे थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। और आज के क्लास में उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ को। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि जो भी न्यूटन्स होते हैं उनके टोटल 3 लॉज थे ग्रेविटेशन के, ठीक है। तो उनमें से 2 लॉ लास्ट वाले क्लास में कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उन वीडियोस को देख लो, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका ये कहता है, पहले मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देती हूँ फिर आपको समझा के देती हूँ। एवरी और ईच एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स has equal and opposite reaction force which acts simultaneously. चलिए देखते हैं इस पार्ट को। यहाँ पे क्या बोल रखा है। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि कोई भी आपका एक्शन फोर्स जो होता है उसका हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। उसी का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने कोई बॉल लिया, ठीक है, सपोज कोई बॉल है, यहाँ पे कोई बॉल था, टंग रहा था, ये बॉल हैंगिंग बॉल था ये, ठीक है। ये रोप से हैंग हुआ है और ये आपका रबर का बॉल है। जब आपने इस बॉल को मारा, ठीक है, तो ये बॉल यहाँ तक तो जाएगा, ये आपका एक्शन हुआ। आपने इस बॉल को इस तरीके से मारा, जस्ट धक्का दिया उस बॉल को, ठीक है, तो आपका वो एक्शन हुआ। लेकिन पता है क्या होगा, कुछ समय के बाद वो बॉल वापस से आपके पास ही आएगा। मतलब कहना मुझे ये है कि सपोज ये कोई भी एक जन खड़ा है, कोई भी एक जन ही खड़ा है और ये आपका बॉल है, कोई भी एक बॉल है। देखा होगा ना, बहुत सारे घर में ऐसा ये बॉल जो है रोप से टंगा हुआ होता है। जब किसी ने भी इस बॉल को धक्का मारा तो ये बॉल आगे जाएगा और फिर पलट के वापस आएगा, ठीक है। तो ये जो आपने धक्का मारा, ये आपने एक्शन दिया और ये उसका एक्शन का क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर जगह पे यही वाली चीज़ है, हर जगह पे यूनिवर्स की अगर कोई भी थिंग लेंगे तो हर जगह पे वैसा ही होता है। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर में फोर्स अप्लाई करते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर में आप एक्शन अप्लाई कर रहे हो, कोई भी एक्शन आप करवा रहे हो, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट हमेशा रिएक्शन होता है। अभी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो ये बॉल का ही है। जब भी हम लोगों ने बॉल को धक्का मारा तो वो बॉल वापस से उसी स्पीड के साथ हमारे पास आता है। चलो ये एग्जाम्पल नहीं देखना है, एक और एग्जाम्पल सुनो। जब हम लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं
ठीक है, क्रिकेट तो सभी को पसंद है, मुझे पता है। जब भी आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, तो आप इस क्रिकेट को बैट से कुछ इस तरीके से मारते हो। क्रिकेट के गेम में आप बॉल को कुछ इस तरीके से बैट से मारते हो। जब आप बॉल को बैट से मारते हो तो आपने जब बॉल को मारा तो वो आपका एक्शन हुआ, और पता है क्या होता है, बॉल कुछ समय के बाद वापस से आपकी तरफ आता है। फिर कोई कैच करता है, कोई कुछ करता है ना। मतलब बॉल जो है जब आप मारते हो तो कुछ समय के बाद बॉल वापस आता है। तो जब आपने मारा तो आपने एक एक्शन परफॉर्म की, और वो बॉल जब वापस से आया तो वो बॉल का क्या था, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब दुनिया में सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन अप्लाई करते हो तो आपको हमेशा वहाँ से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। समझे या नहीं समझे? चलिए, तो बस वही वाली चीज़ है भाई। न्यूटन भाई साहब ने भी वही कहा है, ईच एक्शन फोर्स, हर एक फोर्स जो होता है, हर एक हमारा जो एक्शन होता है उसका हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, चलिए ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को तो देख लिया। अब इसी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक कंजर्वेशन लॉ के अंदर में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे गाइस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम जो होता है वो किस तरीके से कंजर्व होता है, किस तरीके से वो सेव होता है, कौन सा डेरिवेशन मोमेंटम के लिए डिराइव होता है, कौन सा पार्ट डिराइव होता है, वो वाली चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग इन शॉर्ट देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन उसके लिए हम लोग को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। अगर ये नहीं समझाए तो हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि आपको कंसिडर करना है, सबसे पहले कंसिडर करना है आपको दो ऑब्जेक्ट को, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स। आपको टू ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करना है। लेट अस से आप बॉल को ही कंसिडर कर लो। ठीक है, एक है आपका ए ऑब्जेक्ट और एक है आपका बी ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करना है तो सबसे पहले आपको दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। ये एक ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दे दिया है ए, और सेकंड ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने नाम दे दिया है बी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग बॉल भी मान के चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आगे मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट ए है उसका जो भी मास है, ऑब्जेक्ट ए का मास है आपका m1 और ऑब्जेक्ट बी का मास है आपका m2। ये हम लोग सब सपोज मान के चल रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वाले क्लासेस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a की वो u1 रहेगी और b की वो u2 रहेगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के बाद में अब हम लोग लेंगे फाइनल वेलोसिटी को। तो जो भी आपकी फाइनल वेलोसिटी है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आपकी a की फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो v1 रहेगी और b की जो रहेगी वो v2 रहेगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी वाला पार्ट भी आ गया। अब हमको आगे मूव करना है। आगे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है भाई, इसका मास m1 है ए का, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका फाइनल वेलोसिटी v1 है, तो इसका फोर्स भी कौन सा रहेगा, F1। मतलब हम लोगों ने क्या किया, ए ऑब्जेक्ट को सारे 1 1 1 1 दे दिए, बी ऑब्जेक्ट को सारे 2 2 2 2 दिए, m2 u2 v2। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी जो फोर्स एक्ट करेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, F2। जैसे यहाँ पे F1 था, यहाँ पे F2 है। हो गया क्लियर? चलिए, ये तो हो गया। अगर मैं बात करती हूँ ना, अगर मैं बात करना चाहती हूँ इनिशियल मोमेंटम की, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करना चाहती हूँ, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, मैं दो चीज़ों की बात करना चाहती हूँ, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को क्यों स्टडी कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इस लॉ का नाम ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर हमको इस लॉ को प्रूफ करना है तो हमको इनके सबसे पहले तो मोमेंटम का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, समझते हैं। जैसे कि आप सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो भी आपके मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, जो भी आपके मोमेंटम का फॉर्मूला होता है
हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना। मास इंटू वेलोसिटी का मतलब ही आपका मोमेंटम होता है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वही वाली चीज़ को लेना है। इनिशियल मोमेंटम हमको ए का निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ए का मास कितना है, m1, ठीक है, इंटू, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है मैम, आप हमको ये बताओ कि अभी हम लोग वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी तो दो है, मास तो एक ही था तो टेंशन नहीं था क्योंकि m1 ही था, लेकिन वेलोसिटी तो दो है, u1 भी है और v1 भी है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेलोसिटी लेना है। आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है, यहाँ पे क्या नाम है, इनिशियल मोमेंटम, इसलिए वेलोसिटी भी हम लोग कौन सी लेंगे, इनिशियल वाली, जिसका वैल्यू है u1, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे इनिशियल मोमेंटम निकालना है b का। पहले मैंने इनिशियल मोमेंटम a का निकाल लिया, अब मुझे इनिशियल मोमेंटम b का निकालना है, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी वही आपके मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो b का मास कितना है, m2। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम b में वेलोसिटी u2 ले कि v2 ले, तो बस टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी कौन सी वाली लेना है, इनिशियल वाली, मतलब ये u2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब आपको फाइनल मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी के वैल्यूज चेंज होते जाएंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब मुझे फाइनल मोमेंटम निकालना है ए का, तो कैसे निकालेंगे, मास मतलब ही m1। अब आता है फिर से दिमाग में क्वेश्चन कि मैम वेलोसिटी कौन सी वाली लेना है, यहाँ पे तो दो वेलोसिटी है, u1 भी है v1 भी है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे फाइनल वर्ड है, मतलब जाहिर सी बात है आपको वेलोसिटी भी फाइनल वाली लेना है, v1। यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। अगर यहाँ पे आपको फाइनल मोमेंटम निकालना है b के लिए, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मास लेंगे, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला ही होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी लेंगे, हमको फाइनल मोमेंटम निकालना है, तो हम फाइनल वाली वेलोसिटी लेंगे। इस तरीके से इतना पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अभी हम लोग मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। तो फिलहाल आपको 3 फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका है वो ये है कि मोमेंटम जो होता है उसी का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। सेकेंड फॉर्मूला आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि जो भी आपका फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, यही आपके फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। थर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो बस ये 3 फॉर्मूले याद रखना है, तो आप इजीली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर सकते हो। अब देखो क्या होगा। अब आपको क्या करना है, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ए, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट ए है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बी है। क्या होने वाला है, ये जो ए ऑब्जेक्ट है ना, ये बी के ऊपर, बी के साथ में कोलाइड होगा। अब आधे लोगों के दिमाग में आता है हमें कोलिजन क्या होता है। देखो भाई, जब ये 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ में टकराती है तो इसको हम लोग कोलिजन बोलते हैं। जब ये 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ में टकराती है तो इसको हम लोग कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हुआ, ए जो था वो बी के साथ में टकराया। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि आप अगर कोई भी बॉल को धक्का मारते हो, अगर आप किसी भी बॉल के ऊपर एक्शन को अप्लाई करते हो तो वो बॉल फिर से आपकी तरफ आता है, वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन शो करता है ना। तो बस वही होने वाला है, जब ए ने बी को धक्का मारा तो कुछ समय के बाद क्या होगा, बी भी ए को वापस धक्का मारेगा, क्योंकि जब ए ने बी के ऊपर एक्शन करवाया तो बी ने उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करवाया। जाहिर सी बात है, वही वाली चीज़ है नॉर्मल सी। ए ने बी को एक थप्पड़ मारा, बी को बहुत गुस्सा आ गया, बी ने फिर से चपाक से ए को भी एक थप्पड़ मार दिया, तो क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही वाली चीज़ है, जब ए ने बी को धक्का दिया तो बी को बड़ा गुस्सा आया, बी ने क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में ए को भी तुरंत धक्का दे दिया। बस वही वाली चीज़ है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी आपका फोर्स F1 है उसी का मतलब होता है माइनस ऑफ फोर्स F2। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ये फोर्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ए ने बी को धक्का मारा, लेकिन कैसे धक्का मारा, फोर्स अप्लाई करके ना। हम किसी को भी धक्का मारते, कुछ भी काम करते, फोर्स अप्लाई करके करते हैं ना, बस वही चीज़ है। किसी को मारना भी हो तो फोर्स अप्लाई करते भाई, ठीक है। अब ए वाला जो फोर्स है, जब ए ने बी को मारा वो F1 था, बी को बड़ा गुस्सा आया,
बी ने ए को मारा, वो F2 था। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि ए ने बी को इस डायरेक्शन में मारा धक्का और बी ने ए को इस डायरेक्शन में धक्का मारा। डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट, इसलिए माइनस चार्ज है। ठीक है, इसलिए आपका माइनस साइन आया। समझे या नहीं समझे? चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट। आगे का पार्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आपका एक्सीलरेशन है ना, जो भी आपका एक्सेलरेशन है ए का, वो होता है A1 और बी का एक्सेलरेशन होता है आपका A2। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए के लिए सारी चीज़ें 1 1 है तो ए भी 1 रहेगा। बी के लिए सारी चीज़ें के नीचे में 2 2 आ रहा है। तो आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगी मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी आपका जाहिर सी बात है फोर्स ही है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बढ़ने का है आगे की तरफ। आगे के पार्ट में आप लोग यहाँ पे ये देखते हो कि जो मास है उसका वैल्यू क्या रहेगा? m1 रहेगा या m2 रहेगा? तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है ना, मतलब मास भी कौन सा रहेगा? m1। अब यहाँ पे आपका 1 है, मतलब एक्सेलरेशन भी कौन सा रहेगा? a1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे f के नीचे में 2 है। जब f के नीचे में 1 था तो मास के नीचे में भी 1 लगाया, एक्सेलरेशन के नीचे में भी 1 लगाया। अब f के नीचे में 2 है तो मास के नीचे में भी हम लोग 2 लगाएंगे और एक्सेलरेशन के नीचे में भी हम लोग 2 लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये तो आपका m1 एज इट इज़ है। इस a के जगह पे मैं ऐसा कुछ लिख देती हूँ, ये माइनस साइन एज इट इज़, ये आपका m2 है और इस a2 के जगह पे भी कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे a है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन मतलब ही आपका a, फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे भी वही आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो है। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे a के नीचे में 1 है तो जाहिर सी बात है ये v भी 1 रहेगा, ये u भी 1 रहेगा। यहाँ पे a के नीचे में 2 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे v भी 2 रहेगा, u भी 2 रहेगा। अब टाइम जो है वो t1 t2 रहेगा क्या? नहीं। कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि आपके घड़ी में अभी 5 बजे और आपके फ्रेंड के घड़ी में 10 बजे, किसी और फ्रेंड के घड़ी में 11 बजे, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। टाइम तो सेम रहता है। दोनों को ऑब्जेक्ट को हम लोग सेम टाइम पे मेजर करते हैं भाई, टाइम थोड़ी चेंज होता है, तो टाइम सेम रहेगा और कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों ने क्या देखा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? m1 v1, बीच में माइनस साइन है। m1 को फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m1 u1। मतलब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस, पहले फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया बाद में। ठीक है, इक्वल्स टू। यहाँ पे इस माइनस साइन को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, कॉमन में। अब ये m2 को v2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 इंटू v2, बीच में कौन सा साइन है? माइनस, फिर m2 इंटू u2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये m1 इंटू v1 एज इट इज रखेंगे, ये m1 इंटू u1 भी एज इट इज रखेंगे। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस m2 v2, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस आएगा प्लस m2 u2। ठीक है, फिर आगे की तरफ मुड़ेंगे हम लोग। आगे आपको क्या करना है? आगे की तरफ जब हम लोग मूव करेंगे तो आपको पता होना चाहिए इस टर्म को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे और इस टर्म को यहाँ से हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे। दिमाग में क्वेश्चन आता है हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आपको याद रखना है इस साइड में v है, हम चाहते हैं, एक्चुअली हमारा एम ये है कि एक ही साइड में v वाले टर्म्स आ जाए और एक साइड में u वाले टर्म्स आ जाए, इसलिए इस v वाले टर्म को यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आऊँगी। ठीक है, चलो देखो क्या होगा। यहाँ पे आपका है m1 v1। ठीक है, अब ये माइनस m2 v2 माइनस है, जब इधर से इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? प्लस m2 v2 इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले से क्या था? m2 v2 m2 u2। जब ये माइनस m1 u1 इधर से इधर जाएगा, जब ये माइनस m1 u1 इधर से इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? प्लस m1 u1। ठीक है, हो गई वाली चीज़। अब ऐसा मैंने क्यों करवाया? देखो दोनों तरफ v वाले टर्म आ गए और एक तरफ u वाले टर्म आ गए। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये वाला जो है ये है आपका टोटल मोमेंटम, ये भी है आपका टोटल मोमेंटम। दोनों तरफ हम लोगों ने टोटल मोमेंटम को ही लिया है, दोनों तरफ टोटल मोमेंटम को ही लिया है।
लेकिन आगे का जो पार्ट है वो काम का ये है कि यहाँ पे प्लस है इसलिए ये भी टोटल है, यहाँ पे प्लस है इसलिए टोटल है। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे तो v है, यहाँ पे तो u है, फिर आपने दोनों के लिए टोटल मोमेंटम कैसे लिखा? तो आपको याद रखना है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि ये u है। u मतलब ही क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। u मतलब ही क्या होता है? u मतलब होता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। इनिशियल मतलब भी क्या होता है? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग मतलब भी क्या होता है? कोलिजन होने से पहले। इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगी? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन होने से पहले आपका जो भी टोटल मोमेंटम था उसका वैल्यू ये वाला है, कोलिजन होने से पहले। मतलब ही मैं बोलूँगी एट इनिशियल स्टेज। इनिशियल का मतलब ही होता है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में, ठीक है। जो भी कोलिजन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। समझ में आ गया इतना? तो यहाँ पे u है, u मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, मतलब ही कोलिजन के पहले। अब इसके लिए क्या करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बिफोर का उल्टा क्या होता है? आफ्टर। तो ये वाला आपका क्या रहेगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आपका रहेगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो आपको ये बोलता है कि जो भी आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन रहता है वो हमेशा इक्वल रहता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। मतलब मोमेंटम का लॉस नहीं होता है। जितना पहले था कोलिजन होने से उतना ही बाद में है कोलिजन होने के। मतलब दोनों तरफ मोमेंटम सेम है, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम सेव हुआ, मोमेंटम कंजर्व हुआ। इसलिए इस लॉ का नाम भी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, पेज नंबर 16 पे आ जाओ सारे के सारे। हम लोग देख रहे हैं आपके सॉल्व एग्जाम्पल। सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 को। चलिए देखते हैं। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल को देखेंगे जो कि आपके पेज नंबर 16 में दे रखा है। उसी चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 को। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको सबसे पहले बोल रखा है द मास ऑफ कैनॉन इज 500 kg। आपको कैनॉन का मास दे रखा है 500 kg। सबसे पहली और सबसे काम की बात, किसी भी चीज़ का मास हो, कैनॉन हो, कोई और चीज़ हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस देखना है कि उसका मास कितना है, ठीक है। फिर आपको पूछ रखा है रिकॉइल विथ स्पीड ऑफ, उसका वैल्यू दे रखा है रिकॉइल विथ स्पीड, रिकॉइल विथ स्पीड। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ये जो स्पीड है ये फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी है, ये u है या v है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि u है या v है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपकी स्पीड रिकॉइल होती है वो आपकी हमेशा फाइनल वेलोसिटी होती है। याद रखना है, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग हमेशा v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू है 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी पेपर में ऐसा नहीं बताया जाएगा कि रिकॉइल मतलब फाइनल वेलोसिटी है। बच्चा, रिकॉइल मतलब भी फाइनल वेलोसिटी, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी चीज़ रिकॉइल होती है स्पीड के साथ में, ठीक है, तो वो हमेशा आपकी फाइनल वेलोसिटी ही होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि बताओ मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा, वो आपको पूछ रखा है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सबको ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि जो भी आपका मोमेंटम होता है उसी का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, मास का मतलब ही क्या होता है m, और वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मास का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 500 kg, और वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैलकुलेशन को आप लोग क्या करोगे, ऐसे मत करते बैठना कि 500 इंटू 0.25, ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं करना है। अपना टाइम आपको सेव करना है। तो कैसे आप लोग अपना टाइम सेव करेंगे, ज़रा इधर देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे 25 है, जीरो और पॉइंट को अभी फ़िलहाल के लिए कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ आपको ये वाली चीज़ को देखना है। यहाँ पे कितना है 25 है, और यहाँ पे कितना है 5 है। 25 5 ज़ार कितना होता है 125, 25 5 ज़ार होता है 125, ठीक है। ये आपका 5 है, ये आपका 25 है। 25 5 ज़ार 125, ठीक है। 5 में कितने ज़ीरो लगे हुए हैं 2 ज़ीरो, इसलिए मैंने भी यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दी। अब देखो पॉइंट जो है वो कितने नंबर के पहले है 1 2, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग कितने नंबर के पहले लगाएंगे 2 नंबर के पहले 1 2, तो इसका वैल्यू कितना आया 125।
इसी को हम लोग लिखेंगे 125। याद रहेगा आप सबको कैसे लिखना है। तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है 500 इंटू 0.25, ये आप लंबी चौड़ी स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, फिर कुछ आंसर आएगा। टाइम सेव करना सीखो। तो टाइम को सेव कैसे करना है, बस आपको डायरेक्टली देखना है कि देख लो एक बार फिर से, अगर नहीं समझा है तो 500 इंटू 0.25 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है। फॉर टाइम बिंग आप जीरो और पॉइंट को कंसिडर मत करो। 25 5 बार कितना होता है 125, 125 लिया, 5 के बाद में 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए। यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर से पहले दे रखा है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर से पहले दिया, तो कितना वैल्यू आया 125। ठीक है, अब मूव करना है आगे की तरफ। आगे अगर मुझे बात करना है तो यूनिट लिखना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में यूनिट नहीं लिखते हो, कोई भी स्टैंडर्ड का पेपर हो, तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो यूनिट क्या रट्टा मारेगी कि नहीं। यहाँ पे केजी दिख रहा है, केजी लिखा, यहाँ पे मीटर दिख रहा है, मीटर लिखा, यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, सेकंड लिखा। तो ये आपके मोमेंटम का वैल्यू है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जब आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए अब हम लोगों ने सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 को तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2 को, जो कि दे रखा है आपको पेज नंबर 16 में। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए देखेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बोल रखा है 2 बॉल्स, मतलब आपको 2 बॉल्स कंसिडर करने हैं। ये है आपका पहला बॉल और ये है आपका सेकंड बॉल। लेट अस से मैं इसका ए नाम दे देती हूँ, उसका बी नाम दे देती हूँ। फिर आपको बोल रखा है कि जो पहला बॉल है ना, उसका मास आपको दे रखा है 550 ग्राम्स। 50 ग्राम्स आपको पहले बॉल का मास दे रखा है। ठीक है, सेकंड बॉल को आपका मास दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये भी m है, ये भी m है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये पहले नंबर पे तो इसको 1 दे दो, ये सेकंड नंबर पे तो इसको 2 दे दो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपको बोल रखा है वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो आपकी है कि जब भी आपके बिफोर कोलिजन की बात होती है, बिफोर कोलिजन मतलब ही कोलिजन से पहले। ठीक है, मतलब ही आपके स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मतलब ही क्या होता है इनिशियल। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी जो आप लेंगे वो भी कैसी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी ही आपको लेनी है। और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब u होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये आपका u1 रहेगा, ये आपका u2 रहेगा। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी हम लोग कोलिजन के पहले की बात करते हैं, मतलब भी जब मैं बिफोर कोलिजन की बात कर रही हूँ, मतलब भी मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, मतलब भी मैं इनिशियल की बात कर रही हूँ, तो मेरी वेलोसिटी भी वो इनिशियल वेलोसिटी है। ऐसा आपको पेपर में कोई बताएगा नहीं कि बेटा जो आपके कोलिजन के पहले का है वो आप इनिशियल वेलोसिटी लोगे, ऐसा कोई नहीं बताएगा। वो आपको डायरेक्टली देगा, बिफोर कोलिजन ये है, आफ्टर कोलिजन ये है। ये आपको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आफ्टर कोलिजन। अगर मैं बात करती हूँ आफ्टर कोलिजन की, मतलब है कोलिजन के बाद में, मतलब है कोलिजन कंप्लीट हो चुका है, कोलिजन फिनिश हो चुका है, तो अब जो वेलोसिटी आपकी रहेगी वो कौन सी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जो वेलोसिटी रहेगी वो v1 रहेगी और इसके लिए जो वेलोसिटी रहेगी वो v2 रहेगी। ठीक है, देखते हैं आगे। फिर यहाँ पे आपको जो बोल रखा है वो ये है कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब कोलिजन के पहले की जो वेलोसिटी है a की, वो है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड और b की वो ही आपकी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको बोल रखा है दे कोलॉइड विथ ईच अदर एंड आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद में जो आपका फर्स्ट वाला बॉल है उसकी फाइनल वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। इतना ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ये वाली चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बताया कि ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, आपको ये बताया आफ्टर कोलिजन। मतलब ये आपको प्रेडिक्ट करना है ये आफ्टर कोलिजन है, कोलिजन होने के बाद है, कोलिजन कंप्लीट हो चुका है, फाइनल में है, वेलोसिटी भी कौन सी रहेगी, फाइनल वाली। ये आपको प्रेडिक्ट करना है, सेकंड वाला आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब आगे का जो पार्ट है वो आपका ये है कि सबसे पहले हम लोग इस मास को केजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को अगर मास को केजी में कन्वर्ट करना है तो देखते हैं कि हम लोग मास को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि आप सबको पता है कि 1 केजी का मतलब ही 1000 ग्राम होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे का पार्ट। तो अगर आपको पता हो जाए कि 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम है, ठीक है, और आपको पूछा जाए कि 50 ग्राम मतलब कितना केजी होगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको मास हमेशा केजी में ही लेके चलना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको केजी में दिया जाता है,
बट कभी कभी आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में केजी दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है, ग्राम दिया है, तो आपको केजी में उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है। याद रखना है, अगर कन्वर्ट नहीं किया तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर आप लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बस जाहिर सी बात है भाई, कुछ करना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये जो मिलेगा वो मिलेगा 0.05 kg के टर्म्स में। ये आपका रहेगा M1 का वैल्यू। आप सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते आता है। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम होता है, तो 50 ग्राम मतलब कितना kg होगा। तो आप उसको सॉल्व करो सिस्टमेटिकली, तो आपको उसका आइडिया आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट मुझे निकालना है। सपोज आप सबको पता है कि 1 kg का मतलब 1000 ग्राम होता है, ठीक है भाई। तो 100 ग्राम मतलब कितना kg होगा वो आपको निकालना है, वो हम लोग निकालेंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू मिलता है M2 का 0.1 kg, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राम को सबसे पहले kg में कन्वर्ट किया। अगर ये कन्वर्शन नहीं करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। चलो मूव करेंगे आगे की तरफ। आगे का पार्ट आपका ये है। अब हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है देख लेते हैं। वो आपका ये बोलता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। m1 का वैल्यू 50 ग्राम में लेंगे, m1 का वैल्यू 0.05 kg लेंगे, क्योंकि हमको kg में लेना है। इंटू u1 का वैल्यू कितना है, u1 का वैल्यू आपका कितना है भाई 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 100 ग्राम में लेंगे 0.1 kg, क्योंकि हमको kg में लेना है। इंटू u2 का वैल्यू कितना है 1.5 इक्वल्स टू m1 का वैल्यू कितना है 50 नहीं लेने का 0.05 kg, इंटू v1 का वैल्यू आपको कितना दिया है 2.5, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 0.1 kg, इंटू v2 का वैल्यू कितना है आपका, v2 आपको कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं, बड़ा आसान है ही करना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कैलकुलेशन को ऐसा नहीं लिख के करना है कि आप ऐसे पगले जैसे करें 0.05 इंटू 3, ये बहुत लंबा चौड़ा स्टेप हो जाएगा। इतना बड़ा स्टेप आपको यूज़ नहीं करना है। कैसे करेंगे देखो, ये है आपका 5, ये है आपका 3, 5 3 कितना होता है भाई 5 3 आपका 15 होता है ना, 5 3 15 होता है। चलो ये तो हो गया। अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे मैंने क्या देखा, 5 3 15 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये 2 नंबर के पहले है, ये पॉइंट 2 नंबर के पहले है, इसलिए मैंने भी अभी पॉइंट किसके पहले लगाऊंगी मैं 2 नंबर के पहले। तो आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, फिलहाल के लिए 0 और पॉइंट को मत देखो। 5 3 15 होता है, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि ये जो पॉइंट है 2 नंबर के पहले, इसलिए मैंने भी यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर के पहले लगाया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे का पार्ट ये है, यहाँ पे भी आपको ये बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं करना है, ट्रिक के साथ लगाना है, ठीक है। कैलकुलेशन को अपने लिए ईजी बनाओ। यहाँ पे अगर देखा जाए पॉइंट को छोड़ दो, 0 को देख दो, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 1 है। 15 1 जार कितना होता है 15 होता है, 15 1 जार 15 होता है ना, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर के पहले 1 नंबर के, यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर के पहले 1 नंबर के, यहाँ पे भी पॉइंट 1 नंबर के पहले है, यहाँ पे भी पॉइंट 1 नंबर के पहले है, मतलब टोटल आपके पॉइंट 2 नंबर के पहले है। तो 0.15, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो कितने इजीली कैलकुलेशन हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, पॉइंट और 0 को मत देखो, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है। 25 5 जार कितना होता है 125, 25 5 जार कितना होता है 125। आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे पॉइंट 1 नंबर के पहले है, यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर के पहले है, यहाँ पे पॉइंट 1 नंबर के पहले है, यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर के पहले है ना, मतलब टोटल 3 नंबर के पहले पॉइंट है। तो 1 2 3 नंबर के पहले पॉइंट आ गया। कितना आसान हो गया ना। तो ऐसे ही आप लोग कैलकुलेशन करो, ऐसा नहीं कि बड़ा चौड़ा कैलकुलेशन कर रहे। अब यहाँ पे 0.1 V2 है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है भाई, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे कुछ भी नहीं करना है, आगे आपको इसी चीज़ को क्या करने का है, सॉल्व करने का है। तो बस सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू आपका 0.3 आएगा, 15 + 15 30 होता है, तो 0.3 आएगा। और ये जब माइनस ये है आपका 0.125, ये इधर साइड में, जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -0.125,
इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स V2। आप इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे सारे के सारे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि जो भी आपका यहाँ पे V2 है, ठीक है, उसका वैल्यू रहेगा 0.3 माइनस 0.125 अपॉन 0.1। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, करना क्या है ज़रा ध्यान से देखो। आपको ये चीज़ तो एज इट इज़ थी, इस 0.1 को मैंने नीचे भेज दिया, बस वही काम किया है भाई। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आता है 1.75 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये आपकी वेलोसिटी का वैल्यू है और वेलोसिटी का यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन स्टैंडर्ड 9 का एंड होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है भाई, क्योंकि अब नेक्स्ट वाला चैप्टर भी तो लेके आना है। ओके देन।